बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास फिज़िक्स फर्स्ट ईयर को लेकर हो रही है और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क को। फिजिक्स में हम वर्क को जिस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं वो वैसा नहीं है जैसा हम आम दुनिया में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं कहूँ कि 5000 पेजेस आपने लिखने हैं पावर पॉइंट पर या वर्ड पर, तो हालांकि ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन आप इसको फिज़िक्स में वर्क नहीं कहेंगे। आप 100 प्लेटें धोते हैं, हालांकि बहुत बड़ा टास्क है, मगर हम इसको वर्क नहीं कहते। वर्क सिर्फ फिज़िक्स में बिल्कुल अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। सिर्फ उन चीज़ों को आप वर्क कह सकते हैं कि जिनमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी हो और वो ऑब्जेक्ट फिर अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर जाता है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जाता है, और इस चले जाने को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा हुआ है। हम इसको जाहिर करते हैं या डी से, या कहीं कहीं आप इसको इस तरीके से भी जाहिर करते हैं, एस कैपिटल के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी भी फोर्स लगती है और वो फोर्स अनबैलेंस होती है, मालूम है ना आपको, फोर्सेस दो किस्म की होती हैं। फोर्स वो एजेंसी है जो या तो मोशन कॉज करे या कम से कम मोशन कॉज करने की कोशिश ज़रूर करे, टेंड्स टू कॉज द मोशन और कॉज द मोशन। तो अगर ये मोशन कॉज कर देता है यानी डिस्प्लेसमेंट कर देता है, तो उस सूरत में वर्क डन, यानी सिर्फ और सिर्फ ये। बाकी किसी भी सूरत में आप कर लें तो वो वर्क नहीं है। वर्क सिर्फ वही है कि जिसमें फोर्स लगी हो ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया हो, तो उसको हम वर्क। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसको मैं यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देता हूँ। व्हाट इज वर्क? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, when force is applied on an object and the object covers a certain displacement. Then work is said to be done. ठीक है बेटा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाई हो और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया हो, तो ऐसी सूरत में वर्क कहेंगे। ठीक, यानी फोर्स का होना और डिस्प्लेसमेंट का होना, ये वर्क होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से ये समझ में आता है कि जब आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को, यानी जितना वो क्वांटिटी है उसकी 5 है, 6 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, उसको अगर आप डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से 5 मीटर है, 10 मीटर है, 30 मीटर है, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वर्क मिल जाएगा। यानी वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ये मैथमेटिकली हमने इसको जाहिर कर दिया। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क।
यहाँ पर एक और बात मुद्दे में आती है, वो ये कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं बेटा। और जब भी वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते हैं जैसे आम स्केलर क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, है ना, क्योंकि आपको उनकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस बात पर नज़र डालने के लिए आइए एक और चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। याद होगा आपको, पिछली क्लासेस में हम आपको पढ़ा चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसके आगे भी प्रोडक्ट लिख देता हूँ और इसके आगे भी प्रोडक्ट लिख देते हैं। ठीक, जब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है और नतीजे में एक स्केलर क्वांटिटी बनती है तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी व्हेन वेक्टर गेट्स मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर एंड द प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद एक वेक्टर ही बना डाले तो फिर हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी वेक्टर व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड विद वेक्टर एंड द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अ वेक्टर इटसेल्फ देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो वर्क है इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो ये समझ में आ रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो यकीनन ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, है ना। और इस तरीके से फिर इसको डिफाइन करने चले जाएं तो क्या बोलें, हम कहेंगे वर्क is the dot product of force and displacement। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको कि स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो डॉट प्रोडक्ट भी है, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन हमारे जहन में आ रही है और वो क्या है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट की अब डिटेल में ज़रा चले जाते हैं। बेटा डॉट प्रोडक्ट की डिटेल में जाने से पहले मुझे एक फीलिंग ज़रूर है कि अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट की बात समझ में आ जाती है तो फिर वर्क को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे आप। लेकिन अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट की कहानी समझ में नहीं आती ठीक से ना, तो वर्क को सुपरफिशियली याद तो आप कर सकते हैं, रट्टा तो आप इसका मार सकते हैं। टेम्पररी टाइम बीइंग कोई आपसे पूछे कि वर्क क्या होता है, आप उसकी जो सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो तो आप ज़रूर दे देंगे, लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो खुद आपको फील होगा कि मैंने जो है वो उसको अच्छे से नहीं जाना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको इन एग्जाम्पल्स को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये पूरा डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक है बेटा, इसमें वर्क की बहुत कम बात होगी। आखिर में इसका रिलेशनशिप मैं वर्क के साथ निकालूंगा तो मेरे साथ रहिएगा, है ना। हम आपको डिटेल में लेके जाते हैं डॉट प्रोडक्ट की। बेटा वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी हुई है चैप्टर 2 के अंदर, और वहाँ पर हमने देखा था कि वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसी सूरत में वो डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा। वर्क चूँकि डॉट प्रोडक्ट है बेटा, इसीलिए इसकी डिटेल के अंदर वही बातें हम समझेंगे जो हमने डॉट प्रोडक्ट में समझी थी। ठीक है, यहाँ देखते हैं बेटा, ये रहा मेरे पास एक वेक्टर, इसका नाम है वेक्टर ए, ठीक है, और मुझे ज़रूरत पड़ जाए इसको मल्टीप्लाई करने की एक दूसरे वेक्टर के साथ जिसको हम बी से जाहिर करते हैं। ठीक, एक बहुत आसानी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से ये से भी समझ लें कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट्स है
और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 5 यूनिट्स है। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए है, मैग्नीट्यूड लाइन सेगमेंट से ज़ाहिर करते हैं ना बेटा, और डायरेक्शन जो है वो इस एरो हेड से। तो जो एरो लेंथ है ए की वही एरो लेंथ है बी की, यानी मैग्नीट्यूड बी का भी 5 है और ए का भी 5 है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ जाना चाहिए, तो 25 आ जाना चाहिए, ठीक, 25। लेकिन क्या वाकई ये 25 आंसर इसका आता है? इसका 25 आंसर नहीं आता वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। सर ऐसा क्यों है? बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वेक्टर ए का तो पूरा मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो कितना है 5, लेकिन बी का आप पूरा मैग्नीट्यूड नहीं लेते। बी का सिर्फ आप वो हिस्सा लेते हैं जो ए की तरफ है। इसको हम अंग्रेजी ज़ुबान में कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। इसको और भी अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप इसको शैडो कास्ट करें। व्हाट इज़ शैडो कास्ट? यानी मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट हो और मैं इसको ऐसे रोशनी डालूं, तो ये जो बी वेक्टर है इसको आप तख्ता समझ लीजिए कोई। ये जो तख्ता है ये उस रोशनी को रोकेगा, यानी यहाँ पर इसका शैडो कास्ट होगा। ये जो एरिया है वेक्टर ए का, ये मैं ए बनाया था, यहाँ पर आपको शैडो यानी अंधेरा नज़र आएगा। तो अब ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जो अंधेरा है वो असल में प्रोजेक्शन है बी का ए की तरफ, और उसको मैं बी ऐसे बड़ा करके छोटा सा ए बना देता हूँ, और मैं कहता हूँ ये जो सेगमेंट है यहाँ से नाम ले लेते हैं इसका ये ओ, ये पी और ये क्यू। तो जो ओ पी लाइन सेगमेंट है वो असल में शैडो है बी का, या फिर इसको ऐसे कह लें कि प्रोजेक्शन है बी का ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। बात समझ में बेटा? यानी कि अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमने वेक्टर ए का तो पूरा मैग्नीट्यूड लिया था, लेकिन बी का हमने पूरा मैग्नीट्यूड नहीं लिया। बी का पूरा मैग्नीट्यूड के बजाय, पूरे मैग्नीट्यूड के बजाय हमने उसका वो हिस्सा लिया जो कि ए की डायरेक्शन में है। अगर मैं इस एरो को ऐसे नीचे लेके जाता तो यकीनन ये बड़ा होता, क्योंकि 5 इसका भी मैग्नीट्यूड है और 5 उसका भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 5 होना चाहिए था। लेकिन क्या ये 5 है? नहीं, 5 इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसका पूरा मैग्नीट्यूड नहीं लिया। इसका सिर्फ मैंने प्रोजेक्शन लिया है बी का, किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में, है ना। और वो किससे ज़ाहिर किया? बी ए से। आपको याद होगा कि जब आप वेक्टर यहाँ बना देते हैं इसको, जब आप वेक्टर बी को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो ये उसका बेस कंपोनेंट होता है, आप इसको बी एक्स कहते हो, और ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, आप इसको बी वाई कहते हो, ठीक है। और बी एक्स किसके बराबर होता है? बी कॉस थीटा के बराबर, और बी वाई किसके बराबर होता है? बी साइन थीटा के। तो आप कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो? वो जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, या वो जो अलोंग द ए है ना, ए है। तो अब समझ में आ रहा है कि अगर मैं वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूँ बी के साथ, तो मुझे ए का पूरा मैग्नीट्यूड चाहिए और मुझे प्रोजेक्शन चाहिए ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी मुझे वो कंपोनेंट चाहिए बी का जो ए की तरफ है। आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसीलिए हम बी कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ, समझिएगा ज़रा इसको, कि मैं ए रखता हूँ ए डॉट बी, और मैं पूरा मैग्नीट्यूड रखता हूँ ए का, और मैं बी के उस प्रोजेक्शन को यूज़ करता हूँ जो किस तरफ है? वो ए की तरफ है ना। और वो किसके बराबर है? बी कॉस थीटा के। दोबारा लिख देता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू होल मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, वो क्या है? बी एक्स, जो कि किसके बराबर है? बी एक्स बराबर है बी कॉस थीटा के। तो हमने लिखा ए डॉट बी
इज इक्वल टू होल मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी कॉस थीटा, जिसको रीअरेंज करने के बाद आप बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और ए बी कॉस, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। यही सारी बातें अब आप फोर्स पर अप्लाई कीजिए। ए को समझिए कि कि वो डिस्प्लेसमेंट है, बी को समझिए कि वो फोर्स है, और अब आपको गौर से नोट करना, ये सुनना होगा कि व्हाट इज वर्क, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये जो हम कह रहे थे ना कि ये फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये असल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स के उस कंपोनेंट का कि जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है। इसको ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं कि वर्क जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट के पूरे मैग्नीट्यूड का और फोर्स के उस कंपोनेंट का जो अलोंग द डी है, या फिर ये प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और एफ एक्स का, या फिर W इज इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा। रीअरेंज होने के बाद W इज इक्वल टू एफ कॉस एफ डी कॉस थीटा हो चुका है। मेरी बात आपको उम्मीद है समझ में आ रही है। वो डेफिनेशन भी लिख देते हैं, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड the component of force in the direction of displacement, in the direction of displacement। ठीक, यानी ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का और उस कंपोनेंट का कि जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है उसका प्रोडक्ट है, यानी W इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड एफ एक्स। उम्मीद है आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई। और ये समझने वाली बात भी है बेटा कि जब आप इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिकल है, ये समझने वाली बात भी है। तो जो फोर्स इस ब्लॉक को यहाँ खींच रही है वो इस तरफ है एंगल थीटा बनाकर, ये रहा थीटा। तो इस ब्लॉक को तो इसके अलोंग चले जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेकिन वो यहाँ पर इस सरफेस के अलोंग ड्रैग हो रहा है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो कोई तो ऐसा एजेंट होगा ना कि जो इसको इस अलोंग खींच रहा है। तो अब ये समझने वाली बात है, और वो कौन सा कंपोनेंट है बेटा, वो है एफ एक्स, विच मीन्स एफ एक्स खींच रहा है इसको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ना कि एफ वाई। फोर्स खुद उसका मैग्नीट्यूड, हमारे पिछले केस में हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि वो 5 है ना, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर। देखिए एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू एक तो खुद फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर है, जो हमने कहा था 5 है, ठीक है। दूसरा कॉस ऑफ थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो वन वैल्यू इज फोर्स, द अदर वैल्यू इज कॉस थीटा, ठीक। ये तो समझ में आ रहा है सर हमें कि हमने मालूम था हमें कि फोर्स 5 है। कॉस थीटा जो है वो कैसे इस पर असरअंदाज होता है, क्योंकि हमने कहा था वैल्यू हमें किसका चाहिए, एक्स का चाहिए, एफ एक्स का। बेटा एंगल के बड़ा हो जाने से, ये बात गौर से सुनिएगा कि एंगल जब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो उसका दोनों का एंगल, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 का बनता है ना। जब आप
का एंगल 0 का हो तो सारा वैल्यू एफ एक्स का होता है। सर क्यों एफ एक्स का होता है, ज़रा यहाँ पे नोट करना। एफ एक्स जो है वो बराबर होता है किसके, एफ कॉस थीटा के। और अगर से हमारा एफ का वैल्यू कितना है, वो 5 है, तो एफ एक्स का वैल्यू एक तो 5 होगा, ठीक, और कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा। और आपको पता है कॉस 0 डिग्री जो है वो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ये बात समझ आ रही बेटा आपको, यानी कि जब फोर्स इसी डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स हो, तो एंगल 0 का बनता है और इफेक्टिव कंपोनेंट सारा का सारा वही है। ये तो बेटा उस वक्त जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है आपका, ठीक है, आपका फोर्स भी इसी तरफ हो, ठीक। ऐसा भी क्या मुमकिन है सर कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो और फोर्स जो है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का बनाते हुए, और अगर ऐसा हो सर तो फिर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाने पर जो एफ एक्स का वैल्यू है वो इवेंचुअली 0 हो जाता है। सर कैसे, आपको याद होगा वो शेडो वाली बात जो मैंने कही थी, यानी जब आप परपेंडिकुलर कर लेते हैं तो इसका जो शेडो रहता है वो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रहता, यानी एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर आप इसको 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर कर देंगे, यानी प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि आपने इसको परपेंडिकुलर कर दिया तो शेडो उसका रहा ही नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ एफ रही नहीं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। और ऐसा मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं कि अगर मैं एफ एक्स का वैल्यू लगाऊँ, क्या कहा था कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ना, और दूसरा कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, 0 के। तो अगर एफ एक्स का वैल्यू, एफ का वैल्यू कितना बोला था, 5, मल्टीप्लाई किया किससे, कॉस 90 से, किसका, 0, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 0। तो अब दो बातें गौर से सुनिएगा, एक तो कि जब फोर्स को मैं पैरेलल कर देता हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट की ही तरफ कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये और फोर्स का डायरेक्शन भी ये, तो एंगल कितने का बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का। उस सूरत में फोर्स मैक्सिमम होती है, इफेक्टिव कंपोनेंट सारा का सारा एक्स कंपोनेंट है और उसी का मैक्सिमम वैल्यू बनता है। और अगर मैं 90 डिग्री पे कर जाता हूँ तो एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जैसे जैसे एंगल बड़ा करता जाता है, एक्स का वैल्यू कम होता जाता है और इतनी हद तक कम होता है कि 0 भी हो सकता है। किस सूरत में, जब एंगल 90 डिग्री का हो। यानी जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी W इज इक्वल टू एफ डी, वो एक हिसाब से इसको देखिए, दूसरी इक्वेशन बनाई थी एफ डी कॉस थीटा, और इसको देखिए तो बेहतर जो इक्वेशन है वो ये वाली है। इसका मतलब ये है कि फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट और उसके दरमियान कॉस थीटा, ये 3 कंपोनेंट्स होंगे जो वर्क को बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। या यूं कह लो कि डिस्प्लेसमेंट और एफ कॉस थीटा ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो जो ये डेफिनेशन बनाई है कौन सी वाली, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज एफ एक्स, यानी एफ कॉस थीटा। बेटा अब यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये जो इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो उस सूरत में होगी जब थीटा अंडरस्टूड हो कि कितने का है, 0 डिग्री का है। वरना इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल नहीं करते। आप क्या इस्तेमाल करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यानी D का पूरा मैग्नीट्यूड और फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और जिसको हम एफ एक्स कहते हैं। ऐसा उल्टा भी किया जा सकता है। मैं अक्सर कहता रहा
इस इक्वेशन में कह रहा था कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। मैं ऐसा उल्टा भी कर सकता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ रिजल्ट सेम देता है। मैं अगर डिस्प्लेसमेंट का, हमने कहा था ना कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन, अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी लेते तो भी रिजल्ट सेम आता। इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लूँ, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लूँ जो किसके अलोंग है, जो फोर्स के अलोंग है, तो मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम देगा।